हेलो स्टूडेंट। तो हम आज जो है देखेंगे क्लास सीडीपी का, जिसमें हम आज कुछ पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक, कुछ पिछले ईयर का हमने क्वेश्चन लिया है और उसको एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप से अब जो है सीडीपी में क्वेश्चन घुमाते हैं। ठीक, हालांकि जब जब भी एग्जाम ईयर बदलता है तो वैसे वैसे एग्जाम की पैटर्न भी थोड़ी टफ होता जाता है। तो हमने सभी इससे पिछले जो भी 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, क्वेश्चन है, उनको हमने लिए हैं और आज हम उनको एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि किस किस टॉपिक से किस किस तरह के मतलब कैसे कैसे तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, इसी प्रकार आज का मेरा जो क्वेश्चन होगा वो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, जिसको हम आज आधा घंटा के अंदर करने वाले हैं और एक अच्छी तरह से बताएंगे भी। और जो जो टॉपिक यानी कि जो जो थ्योरी से क्वेश्चन लिए हैं और उसमें जो आपको प्रॉब्लम होगा वो आप मेरे चैनल पे जाके आप देखिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। आज से हम एग्जाम तक हमेशा थ्योरी वाइज जो होता है थ्योरी, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट, ये सब हम करने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार हम करेंगे। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, यानी यूनिफॉर्मिटी, वन डायमेंशनलिटी, या फिर लीनियर, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बच्चे की विकास की निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के अनुसार करता है। एक रूपता, देखो एक रूपता तो नहीं होगा, सम दे देता तो फिर चल जाता, या एक आयामी, यानी कि एक आयामी मतलब होता है कि सीधा, यानी कि या फिर रैखिक, इस प्रकार का जो है नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। रेखीय ये भी मतलब सीधा नहीं होता है। आप हम जब पढ़ाए हैं इससे पिछले क्लास में, जब हम मेरे चैनल पर आप जाइएगा, विकास के बारे में पढ़ाए हैं। विकास जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, तो ये हमेशा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इससे कुछ जैसे पेरेंट्स से कुछ अलग मतलब की विकास होता है फैमिली में रहने के बाद, फिर उसके बाद जैसे कि हम समाज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हमारे जो है मानसिकता विकास जो भी जितने भी चीज डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो वह व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ये आपका ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। फिर हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कारण और कथन वाला। ठीक, इसमें है कथन है कि एक बच्चे की शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित होता है। देखो ये कितनी, इसको पढ़ने से ही लग गया कि ये तो फॉल्स है। ठीक, ये तो गलत है, क्योंकि बच्चे की शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निर्धारित या निश्चित नहीं हो जाती है। ठीक, उसका तर्क यह है केवल आनुवंशिकता ही एकमात्र कारक है जो बच्चों की विकास के लिए उत्तरदायी। अब देखो, केवल आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, यानी जो हेरिडिटी है यानी कि जीन जो अपने माता पिता से जो मिलता है वो डिसाइड कर सकता है मेरा भविष्य के बारे में या मेरी विकास के बारे में। तो ये भी आपको गलत है। तो आपको यहाँ देखेंगे न तो इसका कारण मिल रहा है और न यह दोनों एक ही बात कर रहा है। तो यहाँ जो है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ है ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड डैश द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशल सोशलोजेसी continues to play an important role but secondary एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहाँ देखें, यहाँ बोल रहा है कि मध्य बाल अवस्था के दौरान, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि मध्य बाल अवस्था के दौरान डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। अब देखो यहाँ प्राथमिक कारण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जारी रखता है, लेकिन डैश जो कि सामाजिकरण की द्वितीय द्वितीय। अब यहाँ हम बता दें आपको कि यहाँ प्राथमिक यानी कि जिसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी में आपका परिवार आता है, फैमिली आता है। ठीक, और सेकेंडरी में आपको मीडिया, सोशल, स्कूल, ये सब आपको सेकेंडरी में आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रथम में पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। और यहाँ मीडिया, स्कूल, विद्यालय, कोई भी चीज सामाजिक कुछ भी आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे। तो यहाँ देखो साथी है, ये भी गलत, ये भी सेकेंडरी हो गया, मीडिया सेकेंडरी, विद्यालय सेकेंडरी हो गया। तो फर्स्ट मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 100% श्योर है। ठीक, इसी प्रकार हम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिफिनेशन के साथ यानी पूरा डिफाइन करते हुए जाएंगे, बताते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन से हम ये समझ गए कि प्राथमिक और सेकेंडरी क्या होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे क्या है, एज पर जीन पियाजे चिल्ड्रेन एक्वायर्ड द एबिलिटी
टू परफॉर्म सब्सटेंस रीजन इज, बोल रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता हो जाती है। अब जीन पियाजे जो बच्चा पढ़ा होगा, जिसको भी जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो 2 सेकंड से 10 सेकंड भी नहीं लगने देगा इस क्वेश्चन में। जैसे पढ़ेगा जीन पियाजे और ये अमूर्त की बात कर रहा है, तर्क करने की क्षमताओं विकसित कर लेता है, तो ये सीधा सीधी अपना आंसर सही करके आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर जिनको ये जीन पियाजे के बारे में नहीं पता है, तो हम इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ाए हैं, आप जाकर जरूर देखें। जीन पियाजे का 4 स्टेज इसने दिए थे। फर्स्ट, जो 0 से 2 वर्ष, फिर उसके बाद 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष, और फिर 11 से ऊपर है, इसको 18 मानो, 15 मानो। तो ये जो अमूर्त है वो आपका लास्ट स्टेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। संवेदनशील, ये आपको फर्स्ट स्टेज हो गया 0 से 2 वर्ष। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था ये आपका हो गया 7 से 11 वर्ष, और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था ये फिर हो गया 11 से, सॉरी, ये 2 से 7, और ये 2 से 7 हो गया, ये 7 से 11, और ये 11 से ऊपर, यानी कि 15 मान लो, जो भी कुछ। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। अगर आपको इसको समझना है तो आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में दू, दूसरों, तो बोल रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। अब देखो, बोल रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में दूसरों के अनुभव व सामाजिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने के लिए, तो इसमें जो है ना, अगर जैसे कि हम जीन प्याजे के बारे में पढ़े हैं अच्छी तरीके से, तो हमको पता है कि बच्चे जो है दूसरे दूसरे के स्तर जो देखते हैं वो अपने अपने मतलब स्तर से देखते हैं, यानी कि जिसको ईगो सेंट्रिक बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्म केंद्री। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अनुकूलन, ये इसमें आ जाएगा। एडोप्टेशन और एसिमिलेशन आ जाएगी, जिसको हम आत्मसात बोलते हैं। और इस प्रकार की जीववाद, ये कोई लॉजिक नहीं था। संतुलित, ये आपको इक्विलिब्रियम, ये आपको अनबैलेंस बैलेंस करके चलता है, तो इसका भी बात नहीं हुआ, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉल्बर्ट्स के नैतिक विकास। कॉल्बर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ाया अभी, अब हम पढ़ाने वाले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। कॉल्बर्ट्स के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ साझा इनाम व परिधिकारियों की शक्ति पर आधारित है। किसके शक्ति पर आधारित है? अब बोल रहा है कॉल्बर्ट्स के नैतिक विकास के अनुसार स्तर नैतिक समझ व सजा। अब बोल रहा है, देखो, समझ और सजा की बात हो रहा है और इनाम की बात हो रहा है, तो ये आपको फर्स्ट स्टेज है, जिसको बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मल स्टेज, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। पारंपरिक है, उसके बाद उत्तर पारंपरिक है। तो इस प्रकार की ये सब बात हुआ है। जब हम कॉल्बर्ट्स का टॉपिक बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो फिर एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों का महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांतों के प्रस्तावित किया। बोल रहा है इंग्लिश में, द इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चर टूल्स, यानी कि कल्चर का कौन बात क्या है, सच एज लैंग्वेज, और लैंग्वेज को इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज बीन प्रोसेड बाय डैश इन हिज डैश। किसने किया है? अब देखो, संस्कृति को महत्व दिया है लेव वाइगोस्की। क्यों, कौन दिया है? वाइगोस्की। यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद अपने डैश में सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है, यानी कि उसमें क्या है, सामाजिक को प्रस्तावित किया है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये सब जितना भी है गलत कट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ये आपका वाइगोस्की को पढ़ा दिए हैं, आप जरूर जाके देखें। वाइगोस्की के बारे में है कि भाषा व संज्ञान में, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है, भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये तो पढ़ाए हैं, संबंध है। भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे का स्वतंत्र है। अब देखो, स्वतंत्र है, कुछ हद तक ठीक लग रहा है, रहने देते हैं। भाषा उन साझा अनुभवों को सुसाधित करता है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकता है। तो इससे आपका बेस्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो गया। फिर भी चौथा पढ़ते हैं, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास के पश्चात होता है। ये गलत है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलता है। तो ये लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है, भाषा उन साझा अनुभवों को सुसाधित करता है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकता है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इससे अगला वीडियो, सॉरी, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक, अब प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक वैज्ञानिक है, उन्होंने चर्चा किया है कि कोई भी अगर टीचर, अगर कोई भी है,
तो बच्चे को जो है इन अपने साथ जोड़ के और हमेशा सभी के साथ मिल के काम करे, उससे क्या होगा कि स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार है कि बच्चों की रुचि के अनुभव करके सीखने की पद्धति का पालन करना, बार बार अभ्यास, ये देखो निगेटिव वर्ड हुआ तो ये वैसे भी कट जाएगा। सुनिश्चित करता है कि सभी अधिगम परीक्षाओं के तरफ केंद्रित होता है। अब देखो यहाँ परीक्षा यानी कि यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ जो है टीचिंग डायरेक्टिव एग्जामिनेशन दे दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। सहयोग के बजाय यानी सहयोग नहीं करके बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, ये भी आपका गलत। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि 100% सही है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा है कि खुद को समझने व अपने विचारों, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की वृद्धि में शामिल होता है। अब देखो ये वृद्धि है जिसमें दो होता है, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। अब इंटर जो होता है वो होता है यानी कि खुद दूसरे को पढ़ने में, अगर दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे की भावनाओं को अगर हम समझ रहे हैं तो उसको हम इंटर बोलते हैं। ठीक, और खुद के बारे में अगर समझ रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल। ये कोई होता नहीं, ये भी कोई नहीं, इसमें दो ही होता है, इंट्रा और इंटर, जिसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ये क्या है ना, इंट्रा बोलते हैं जो आपको, एक मिनट, तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला वीडियो, सॉरी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणा और समझ को बढ़ावा देगा, बढ़ावा नहीं देगा। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकता, यानी कोई कोई चीज रणनीति यानी सीखने समझने में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो छात्रों के लिए निहित है, यानी कि मतलब जरूरी नहीं है। छात्रों को बैकबोर्ड से ज्यों का त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। ठीक, विद्यार्थी से किसी सहकर्मी को अवधारणाओं समझाने के लिए कहना, ये तो बात राइट है। विद्यार्थी के उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, ये भी बात सही है। अगर बच्चे को कोई एग्जांपल दे रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये तो सही है, इसके मतलब क्या कहते हैं उल्टा अपोनेंट में क्या हो सकता है, तो ये दोनों चीज को एक दूसरे से तुलना कर सकता है, तो ये भी बात आपका सही है। छात्रों को पहली अवधारणाओं के लिए साथ संबंध बनाने के लिए कहना, यानी कि कोई चीज अगर बना रहे हैं या कोई चीज बोल रहे हैं लिखने के लिए, कहानी या कुछ भी चीज, तो उसको बोलते हैं रिलेटेड करने के लिए, यानी किस चीज से लिख रहा है। तो ये तो ऑप्शन तीनों आपका सही लग रहा है। बट देखो छात्रों को बैकबोर्ड यानी कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा, सॉरी ब्लैक बोर्ड होगा, से ज्यों का त्यों उतारना। अगर हम कॉपी लिए, पेन लिए, पेंसिल लिए, बोर्ड पे लिख दिए और बोले कि सेम टू सेम बेटा उतार लो, ये आपका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो है थ्योरी है, ये आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर है। तो ये इस प्रकार रूल्स गलत है, ये इन्होंने शिक्षा नीति इनको गलत मानते हैं, तो इसीलिए आपका गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है अधिगम के आकलन करने के निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए, यानी कि आकलन या किसी बच्चे का हम आकलन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। ठीक, मतलब किस किस बातों में हमें महत्व देना चाहिए कि बच्चे का आकलन करना एक्चुअली में क्यों जरूरी है। ठीक, तो देखो फर्स्ट है विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूह में वर्गीकृत करने के लिए। अब हमको ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि बच्चे का अगर हम आकलन कर रहे हैं, किसी का टेस्ट ले रहे हैं या कुछ भी, तो हम बच्चे को अलग कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे कि नहीं तुम नंबर कम लाया तो तुमको यहाँ बैठा देंगे, और तुम नंबर ज्यादा लाया तो तुमको यहाँ बैठाएंगे। तो इस प्रकार की बातें नहीं करना, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। विद्यार्थी को चिंतन प्रक्रिया को समझना, हाँ ये बात जरूरी है कि अगर विद्यार्थी अगर कोई प्रॉब्लम में अगर फंसा हुआ है, जैसे कोई क्वेश्चन बना रहा है उसमें अगर फंसा हुआ है, तो उसकी चिंतन जो ये मतलब जहाँ पे वो अटक रहा है उसको समझना कि बच्चा यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए हम आकलन करते हैं। तो इसका ये बात तो आपको बिल्कुल राइट लग रहा है। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर को पता लगाना, हाँ ये भी बात आपको पूरा पूरी सही है, क्योंकि बच्चे को सीखने की तैयारी, अगर कोई बच्चा किसी चीज की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की या अपने क्लास की बुक की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी स्तर का पता लगाएं कि ये बच्चा को स्तर ऊपर तक जाने में मतलब सुविधा हो, इसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो इस दोनों का पता लगाना जरूरी है। तो अब ऑप्शन जहां भी 2 और 3 नजर आ रहा है वो हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सेकेंड ही सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, अब देखो
यह कथन है कि लड़के जो है बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती है, यानी कि लड़की को ज्ञान नहीं होते, आज्ञाकारी होती है। इसका उदाहरण है। ये तो सीधा सीधी जेंडर रूढ़िवाद हो गया, ठीक। जेंडर स्टोरियोटाइप जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम जो है एक दूसरे को अलग कर रहे हैं कि नहीं, लड़की जो है तो होती है ये पढ़ने में भूसकोल होती है, उसको साइंस नहीं आता है या फिर उसको मैथ नहीं आता है, वो सिर्फ खाना बना सकती है। तो ये इस प्रकार के अगर बात जिस भी क्वेश्चन में करे तो वो जेंडर रूढ़िवाद होता है। ये बात हमेशा आप दिमाग में ये क्या कहते हैं, ठान के रखिएगा। जेंडर समानता की बात होगी कि जब दोनों को बाहक बराबर हिस्सा दे, यानी कि दोनों को साथ में रखे कि नहीं ये काम लड़की भी कर सकती है। जैसे कि कोई टेबल उठाना रहता है तो हम स्कूल में लड़के को ही बुलाते हैं कि बेटा तुम यहाँ आओ, फिर ये उठा के थोड़ा ऑफिस से बाहर निकालो या फिर ऑफिस में लेके आओ। तो ये काम हम लड़की को भी दे सकते हैं, लड़की भी कर सकती है। इससे क्या होता है कि जेंडर की समानता होती है। अगर हम सिर्फ प्रॉपर लड़के को बोलते हैं तो फिर ये जेंडर रूढ़िवाद हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जरूर माइंड में रखेंगे, और ये पूछता ही पूछता है, ठीक। तो समझने में ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। अब देखो, आकलन जो है किसी का मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट शुड भी, यानी कि किस प्रकार होना चाहिए, केवल मात्रात्मक। अब जहां भी देखें कि केवल मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी, यानी कि बच्चे को सिर्फ अंक में हमको देना है, परसेंटेज में देना है केवल, ये तो गलत हो गया। व्यापक, व्यापक। और एक होता है मानकीकृत। अब जिस भी ऑप्शन में आपको मानकीकृत दिखे वो काट देना। केवल योजनात्मक तो आपका ऑप्शन सेकंड ही सही हो जाएगा, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव, ये एक अच्छी वर्ड है, इसीलिए हम लोग किसी भी चीज का आकलन करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन बनाए थे क्या? ओह सॉरी, ये हाँ ये क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है क्या कि मध्य विद्यालय, ठीक, यानी कि प्राइमरी स्कूल है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। अब कोई मध्य विद्यालय मतलब मिडिल स्कूल है, ठीक। मिडिल स्कूल में छात्रों को ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के, क्या है, सुगम बनाने के लिए किस प्रकार करना चाहिए। सक्रिय अन्वेषण करना चाहिए, बात तो सही लग रहा है। सामाजिक संपर्क में रहना चाहिए, बात तो ये भी सही है। प्रयोग, खुद को प्रयोग करना चाहिए। व्यवहार का अनुबंधन, अनुबंधन नहीं करना। अब किसी प्रकार के व्यवहार में है उसको अनुबंधन में बांध दिए तो ये इस प्रकार के ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपका एक्यूरेट आंसर सही है, ठीक। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है कि अवधारणाओं में लचीलापन, ये एक अच्छी वर्ड है, अगर आपको ऑप्शन में भी कहीं दिखे तो मार देना है, ठीक। लचीलापन धारा प्रभावित और मौलिकता निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधिक अभी अभिविज्ञान विशेषताएं हैं। रचनावाद शिक्षार्थी के अभिसारी विचार, यानी कि अभिसारी मतलब हो गया ओपन एंडेड, सॉरी कन्वर्टेड। उसके बाद विचार विवेचन अभियंता सुलेंदा, तो ये आपको ये तीनों नहीं होगा। रचनावाद शिक्षार्थी होगा, क्योंकि जो क्रिएटिविटी है लर्निंग लर्नर्स वो एक अच्छी होती है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा है शिक्षकों को डैश पाठचर्या और डैश मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। अब किसका करना चाहिए, तो हम बताए थे खंडित नहीं करना, जिसमें मानकीकृत देखे वो काट देना, निगेटिव। तो एक दिन हम क्लास लेंगे जैसे ही एग्जाम क्या कहते हैं करीब आएगा, तो फिर हम उस टाइम में एक दो क्लास ऐसे लेंगे कि निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव से भी आपको, अगर 150 का क्वेश्चन अगर बना रहे हो, अगर निगेटिव पॉजिटिव देख के मार रहे हो तो आपको 50 to 60 नंबर आ ही जाएगा, ठीक। तो हम उसमें भी ध्यान जरूर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम सोचते हैं कि बारीकी से पढ़े। खंडित नहीं होगा, जहां भी बोले मानकीकृत कर देना। गैर सम संदर्भित योग्यता, ये भी योग्यता वाली बात जहां भी आ जाए, यानी गैर संविधान, तो ये इसको भी काट देना है। लचीलापन, हाँ ये एक ठीक लग रही है। फिर रचनावाद, शिक्षकों को क्या रहना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए। यानी अगर स्टूडेंट यहाँ 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 सगरो बैठा हुआ है, हर जगह एक क्लास में बैठा हुआ है, तो अब ये नहीं है कि हम जो है एक समान मान के, ये तो गलत हो जाएगा। एक समान यानी कि यूनिफॉर्म नॉर्मेटिव, इसमें क्या है कि टीचर लचीला मतलब हो गया कि टीचर हर जगह घूम घूम के, यहाँ भी जाके, ये जो दिख रहा है वो टीचर है समझो। तो ये हर जगह ग्रुप में जाके घूम घूम के बच्चे से क्वेश्चन करे, क्वेश्चन पूछे, और रचनावाद रहे हमेशा, मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव, मतलब फॉर्मेटिव रहे। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसको देखो फिर हम। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ठीक।
बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ये एक अच्छी क्वेश्चन है। और हमको लग रहा है कि आप लोग को आंसर भी सही दे दोगे। बच्चों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए, अब देखो बच्चों की, अगर हम किसी का अगर मूल्यांकन कर रहा है, किसी का अगर हम टेस्ट ले रहे हैं, तो उसको मूल्य मतलब तुलना करेंगे कि बेटा तुम कमजोर हो, तुम अच्छे हो, ये इस टाइप की अगर ऑप्शन में है तो वो तो गलत होगा। बच्चे की प्रतिपादित को बढ़ावा देने के लिए, धीमी गति से सीखने वाले की पहचान और नामीकरण करने के लिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। देखो ये बात, बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। धीमी गति से सीखने वाले की पहचान और, अब जो बच्चा धीमी सीख रहा है उसका पहचान करने के लिए, ये भी गलत है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, कि कोई बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है, कोई सीख रहा है तो अच्छी तरह कैसे सीख रहा है, वो भी करने के लिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, हम्म, हम्म, कथन कारण वाला है। कथन बोल रहा है, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे में, वंचित पृष्ठभूमि मतलब हो गया मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है फैमिली, वंचित पृष्ठभूमि से सीखने की क्षमता है, और उन्हें कक्षा में अपने मतलब अपनेपन का एहसास कराते हैं, तो उनके प्रार्थना के सुधार का संभावना है। बात सही है। अगर कोई मान लो स्कूल नहीं आ रहा था, उसको अगर हम स्कूल से जोड़ें, और उसको हम ऐसा मतलब उसके साथ हम ऐसा व्यवहार रखते हैं कि वो उसको अपने आप का एहसास हो कि नहीं, ये भी टीचर जो है मेरा अपना ही है, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, उनका प्रदर्शन में सुधार होगा। बात तो ट्रू लग रहा है। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षक का विश्वास बच्चे को प्रतिभावित करता है। बात ये भी सही है, क्योंकि बच्चे की उनकी क्षमताओं जो, यानी कि वो जो एबिलिटी का बच्चा है, उसके बारे में शिक्षक के विश्वास और बच्चों की प्रभावित होना चाहिए। तो ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसमें जो है, ये इसको जो है बच्चे, ये इसका ये फॉलो नहीं करता है, कथन सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही, बट आर जो है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करती, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मेरा क्वेश्चन ये है, डैश से सामग्री की प्रस्तुति और डैश को सुगम बनाती है। यानी कि कौन सी ऐसी है जो सामग्री को प्रस्तुति करने से वो सुगम बनाती है। कई तरीके सभी बच्चों को अधिगम के लिए, कई तरीके, केवल यहाँ केवल जहां भी देखे काट दो। एक समान, एक समान तो कभी भी नहीं रखना है। ठीक, इसको भी काट दो। एक समान तरीके से, केवल विशेष, ये भी आपका गलत है। कई तरीके से यानी कई सामग्री से, यानी यहाँ लिखेंगे ना, कई सामग्री से प्रस्तावित कर। अगर कोई क्लास में पढ़ रहा है और हम उसको जो है, अगर मान लो हम फिगर बनाते हैं कि ये जो है, ये जो है क्या कहते हैं, इसको आयत बोलते हैं। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो रेक्टेंगल बोलते हैं। तो बोलेंगे कि रेक्टेंगल क्या होती है। अगर ये पिक्चर से ऐसे नहीं समझ रहा है, तो जो ब्लैक बोर्ड साफ करने वाली डस्टर रहता है, उसका शेप भी कुछ इस प्रकार रहता है। तो उसको हम यह कई तरीके सामग्री से हम उसको दिखा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर उसको सुगम मतलब आसानी बना सकते हैं। तो सभी के बच्चों के अधिगम के लिए ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मेरा, कि बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। ये शायद क्वेश्चन बनाए थे जी, बच्चों की तुलना के लिए। हाँ, ये तो बनाए थे, प्रतिवादी बढ़ावा देने के लिए, धीमी गति से। हाँ, ये बनाए थे, जिसमें हम ऑप्शन फोर मारे थे। ठीक, ये लग रहा है दोबारा से हो गया है। अगला क्वेश्चन ये है, सीखने की क्षमताओं वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। यानी कि निम्नलिखित सीखने की अक्षमता वाले, यानी कि कोई बच्चा सीखने में अक्षमता है वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समय जो नहीं है। कार्य के बीच बार बार विराम के लिए कहना, तो ये तो बात तो सही है। अगर कोई सीख नहीं रहा है तो वो ठीक देख रहे हैं। परीक्षाओं के लिए आवंटित समय का विस्तार करना, न्यूनतम न्यूनतम विकर्षण के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत करना। देखो हम एक बार बोले मानकीकृत, ये कट जाएगा। और इसके बाद बार बार विराम देना, ये भी आपका कट जाएगा। परीक्षाओं के लिए आवंटित समय के लिए विस्तार करना, ये भी न्यूनतम विकर्षण के साथ कार्यस्थलों पर प्रदर्शन करना। ठीक है, एक्सपेंडेड रेवेन्यू से। अब इस दोनों में से आपका ऑप्शन, अब ये ऑप्शन तुम लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसी प्रकार मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका भी क्वेश्चन आप लोग ही इसका आंसर देना है। ठीक, बोल रहा है, एक शिक्षक के छात्रों के प्रभावी समस्या समाधान बनाने की सक्षम किस प्रकार
बनाना चाहिए, भय उत्पन्न करके। अब किसी बच्चे को अगर हम चाहें कि वो मोटिवेट हो या क्वेश्चन बनाए अच्छी तरह, तो उसको हम भय यानी डरा के नहीं बना के लाएगा तो तुमको मार बैठेंगे, तुम नहीं बना के लाएगा तो तुम कल स्कूल मत आना, या आओगे तो फिर तुम्हारे ये हजामत करेंगे वो हजामत करेंगे। तो ये इस प्रकार की भय नहीं बनाना, ये ऑप्शन गलत होगा। तनाव और तनाव को प्रेरित करके, यानी कि उसको मतलब या क्या कहते हैं, टेंशन में डाल के, मतलब स्ट्रेस करके, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत है। निष्कर्षीय संसारण रणनीति के उपयोगों की प्रोत्साहित करके लिए ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। समान सोच के उपयोग का प्रोत्साहित करके, अब देखो समान सोच ये आपका निष्क्रिय है, निष्कर्ष निष्कर्ष निकालेंगे और उनकी रणनीति का उपयोग करके प्रोत्साहित करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन बेटर थ्री है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? तो ये वीडियो जैसा भी लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक, अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखो, ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपके भविष्य के लिए हेल्प ज़रूर होगा। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल जो हो, कल क्लास जो है यानी बंद रहेगी। अगले दिन यानी इससे 1 से 2 दिन बाद मैथ का क्लास जरूर हम करेंगे, पेपर वन और पेपर टू का, क्योंकि पेपर वन का बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो फिर आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर। ओके बाय। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।